एवरीवन, वेलकम टू लेट्स स्टडी यूट्यूब प्लेटफॉर्म। हम बीपीएससी टीचर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जिसमें हम पढ़ रहे थे ईवीएस। कल हमने क्लास 3 और क्लास 4 का ईवीएस पढ़ा था। आज हम क्लास 5 का पूरा ईवीएस कंप्लीट करेंगे। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। देखिए, क्लास 4 में थोड़ा 2 चैप्टर बच गया था, तो उसमें दिया था, देखिए एक था हावड़ा ब्रिज। हावड़ा ब्रिज कहाँ पे है? कोलकाता में है। किस नदी पर? हुगली नदी पर है। और इसी में फिर अलग अलग से फोटो लगा के दिया है। पटना का चिरैया टार क्या है? एक ओवरब्रिज है। फिर राजगीर का रज्जू मार्ग, राजगीर का रज्जू मार्ग है। पूछ ले रज्जू मार्ग कहाँ पे है, तो राजगीर में है। चिरैया टार ओवरब्रिज कहाँ पे? पटना में है। और हावड़ा ब्रिज कहाँ है? कोलकाता में है। किस नदी पर? हुगली नदी पर। फिर आगे दिया है महात्मा गांधी सेतु, गंगा नदी पर है। यह कहाँ है? पटना में है। और ये एक ही नदी पर बना सबसे बड़ा पुल है। इसका निर्माण 1982 में हुआ था। ये 5,575 मीटर है। पटना से हाजीपुर को ये जोड़ता है। किसको? पटना से हाजीपुर को ये जोड़ता है। फिर हमारा था आसपास की खोज खबर। आसपास की खोज खबर में हमारा दिया था, एक क्या है? भरत मिश्र हैं, जो क्या है? दृष्टिबाधित हैं। ये मगध विश्वविद्यालय के क्या थे? प्रोफेसर हुए थे। और इन्हें 1985 में क्या मिला था? पद्म श्री मिला था। फिर देखिए सुधा चंद्रन, ये भी एक क्या विकलांग है? सुधा चंद्रन, ये क्या, इनका क्या था? पैर कटा हुआ था। ये क्या? एक नृत्यांगना और अभिनेत्री थी। रविंद्र जैन बिना आँख के हैं। ये क्या है? एक संगीतकार। लुइस ब्रेल, ये भी बिना आँख के थे। इन्होंने क्या किया? ब्रेल लिपि का निर्माण किया था। ब्रेल लिपि में कितने बिंदु होते हैं? 6 बिंदु। आप लोग इसको ध्यान रखिएगा, एग्जाम में हमारे पूछ लेता है ब्रेल लिपि में कितने बिंदु पर आधारित था? 6 बिंदुओं पर आधारित था। तरन्नुम, इनका भी पैर कटा हुआ था। ये एक डॉक्टर थी। स्टीफन हॉकिंस, ये पूर्ण विकलांग थे। इनका पूरा शरीर काम नहीं करता था, केवल इनका मस्तिष्क काम करता था। ये क्या है? एक वैज्ञानिक थे। ठीक है, फिर चलिए हम अगला चैप्टर देख लेते हैं, चिड़ियाघर का सैर। चिड़ियाघर का कुछ बच्चे होते हैं जो चिड़ियाघर का सैर करने जाते हैं। उसमें वो लोग वहाँ पे शेर, मोर, कमल इत्यादि देखते हैं। तो ये लोग पूछते हैं कि ये क्या है। तो फिर उसमें से हमको ये इंपॉर्टेंट लगा, तिरंगा 3:2 में होता है। तिरंगा का अनुपात कितना होता है? 3:2 के अनुपात में बना होता है। इसका डिजाइन किसने किया था? पिंगली वकैया ने किया था। अब देखिए पूछ लेता है, राष्ट्रगान सर्वप्रथम कब गाया गया था? सन 1911 ईस्वी में। जनगण मन अधिनायक क्या होता है हमारा? राष्ट्रगान। राष्ट्रगीत वंदे मातरम होता है। इसको कब गाया था? 1896 में गाया गया था। ठीक है, अब देखिए फिर आगे हम देखते हैं, क्लास 5 हमारा स्टार्ट हो जाता है यहाँ से। 1 मिनट। देखिए क्लास 5 से हमारा होता है पटना से नाथुला। नाथुला कहाँ है हमारा? सिक्किम में है। अब देखिए सिक्किम के बारे में पूछता है कि सिक्किम की राजधानी क्या है, तो गंगटोक है। अगर ऐसे पूछे पूर्वी सिक्किम की राजधानी क्या है? गंगटोक, ये पूर्वी भाग की राजधानी है। पश्चिमी भाग की गजिंग है। पश्चिमी भाग की गजिंग है। उत्तरी की मगन है। दक्षिणी की नामची है। अब पूछे कि हमारा जो सिक्किम है यह भारत का राज्य कब बना, तो 16 मई 1975 को यह भारत में जुड़ा। और ये कैवा राज्य बना था? 22वां राज्य। भारत का 22वां राज्य बना कब? 16 मई 1975 को। ठीक है, फिर न्यू जलपाईगुड़ी कहाँ पे है? ये पश्चिम बंगाल में है। ये क्या है? 3 गेज वाला रेलवे स्टेशन है, न्यू जलपाईगुड़ी। ठीक है, फिर कंचनजंगा या क्या है? विश्व की सबसे तीसरी ऊंची चोटी है। ठीक है, पहला कौन है? माउंट एवरेस्ट है। दूसरा कौन है? गार्डविन ऑस्टिन K2 है। तीसरा कौन है? कंचनजंगा। देखिए एक क्वेश्चन पूछ लेता है कि भारत की सबसे ऊंची चोटी और भारत में सबसे ऊंची चोटी। तो भारत की सबसे ऊंची चोटी हमारा क्या हो जाएगा? गार्डविन ऑस्टिन K2। और भारत में देखिए अभी प्रेजेंट टाइम में भारत में क्या है? सिक्किम का ये कंचनजंगा है। तो भारत में सबसे ऊंची चोटी क्या है? भारत की सबसे ऊंची चोटी गार्डविन ऑस्टिन K2। भारत में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? कंचनजंगा है। ठीक है, कंचनजंगा की ऊंचाई कितनी है? 8,586 मीटर है। इस पे चढ़ने वाले सर्वप्रथम कौन थे? ब्राउन और जॉर्ज थे। तो फिर आगे देखिए, हिमालय पर्वतारोही संस्थान कहाँ पे है? हिमालय पर्वतारोही संस्थान कहाँ है? सिक्किम में है। इसका स्थापना कब हुआ था? 1954 में हुआ था। फिर देखिए आगे से एक टॉपिक और दिया गया है, एडमंड हिलेरी और तेंजिंग नोरगे। एडमंड हिलेरी कहाँ के? न्यूजीलैंड के थे। तेंजिंग नोरगे तिब्बत के थे। इन्होंने सर्वप्रथम एवरेस्ट पर चढ़ाई की थी। किस पे चढ़ाई की थी? एवरेस्ट पे। कब? 1953 में। इसकी ऊंचाई कितनी है? एवरेस्ट की ऊंचाई 8,848 मीटर। देखिए 2 क्वेश्चन यहाँ पे बन जाएगा। कंचनजंगा पे चढ़ने वाले सबसे पहले कौन थे? ब्राउन एंड जॉर्ज थे। और ये हिमालय पे एवरेस्ट पर चढ़ने वाले कौन थे? 1953 में। कौन सा? एडमंड हिलेरी और तेंजिंग नोरगे थे। ठीक है, और देखिए एक चीज़ और इसमें दिया था, जो यहाँ पे इन लोगों को गाइड करते हैं चढ़ने के लिए उस पर, उसको गाइड को क्या कहा जाता है? सिरदार का पद दिया जाता है। ठीक है, फिर वहाँ पे देखिए बॉटेनिकल गार्डन भी है। कहाँ पे? सिक्किम में। रूमटेक मॉनेस्ट्री, बौद्ध धर्म गुप्त करमापा वहाँ का रहते हैं। तो यहाँ का कहाँ पे है? ये भी सिक्किम में है। ठीक है, चलिए फिर हम अगला चैप्टर देख लेते हैं, बंटी का सफ़र। 1 मिनट। देखिए
बंटी का सफ़र में हम देखते हैं, इसमें दिया गया है बिहार और झारखंड की सबसे ऊंचा चोटी या फिर पठार कौन सा है? पारसनाथ का पठार है। पारसनाथ में ही क्या है? सम्मेद शिखर। अभी ये करंट से इसको रिलेट करिए, अभी ये बहुत ज़्यादा फेमस था। सम्मेद शिखर कहाँ पे है? पारसनाथ में है, पारसनाथ की पहाड़ी में है, और ये कहाँ है? झारखंड में। ठीक है, ये पारसनाथ के नाम पे क्या पड़ा है? पारसनाथ की पहाड़ी। इसको क्या? पार्श्वनाथ। पार्श्वनाथ कौन थे? 23वें तीर्थंकर थे जैन धर्म के। अब इनका चिन्ह क्या है? सर्प है। देखिए पार्श्व से ऊपर रह गया है, इसमें सर्प में भी गया है, तो इसी से याद कर लिए। पार्श्वनाथ का चिन्ह क्या था? सर्प था। ये 23वें तीर्थंकर थे जैन धर्म के। 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी थे, ये अंतिम तीर्थंकर थे। इनका चिन्ह क्या है? शेर है। ठीक है, फिर बौद्ध धर्म में महात्मा बुद्ध। बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? महात्मा बुद्ध थे। इनके बारे में मैं आप लोग को इतिहास वाली क्लास में पूरा अच्छे से पढ़ाई हूँ। फिर देखिए आगे फिर है आज़ाद हिंद फौज की स्थापना किसने किया था? सुभाष चंद्र बोस ने किया था। एग्जाम में पूछ लेता है हमारे, कहाँ पे किया? सिंगापुर में किया। कब किया? 1943 में। फिर देखिए जनजातियों के बारे में आगे दिया गया है। जनजाति कौन कौन सी जनजाति पाई जाती है? तो उराव, बिरहोर, मुंडा, संथाल। ये कहाँ की सभी हैं? झारखंड के क्या हैं? जनजातियाँ हैं। उराव, बिरहोर, मुंडा, संथाल। तो उराव कौन सी भाषा बोलते हैं? कुडुक भाषा बोलते हैं। मुंडा कौन सी भाषा बोलते हैं? मुंडारी भाषा बोलते हैं। फिर देखिए पटना नालंदा में कौन सी भाषा बोली जाती है? मगही। मुंगेर भागलपुर में अंगिका। आगे एक मिनट दिखाती हूँ, हाँ। और मुंगेर भागलपुर में अंगिका। दरभंगा मधुबनी में क्या बोला जाता है? मैथिली, क्योंकि ये ऊपर साइड में देखिए पाया जाता है ना दरभंगा और मधुबनी, तो वहाँ पे मैथिली। वैशाली और मुजफ्फरपुर में वज्जिका। वैसे वैशाली, वैसे वज्जिका। भोजपुर और रोहतास में भोजपुरी। भैंसे भोजपुर और भैंसे भोजपुरी। इतना याद करिए। मुंगेर भागलपुर में अंगिका, ये क्योंकि देखिए अंगिका वाले साइड में है ना, ये अगर बिहार का इधर देखें तो बिहार इधर साइड में है मुंगेर भागलपुर और बांका, तो यहाँ सब अंगिका बोला जाता है। पटना नालंदा में मगही बोला जाता है। ठीक है, तो चलिए हम अगला चैप्टर देख लेते हैं। अगला चैप्टर हमारा खो खो खेल के बारे में दिया गया। अगला चैप्टर का नाम है खेल, उसमें खो खो खेल के बारे में दिया गया। इसमें कितने खिलाड़ी पाए जाते हैं? 9 खिलाड़ी पाए जाते हैं। फिर देखिए अलग से उसमें ऐड किया है गतका मार्शल आर्ट। तो पूछ लेगा हमारे एग्जाम में गतका क्या है? तो एक मार्शल आर्ट है। किस धर्म का है? सिख धर्म का है। और गुरु गोविंद के 10वें मतलब ये गुरु गोविंद जो थे 10वें गुरु थे किसके? सिख धर्म के। इन्हीं की जयंती पर इसको सब लोग खेलते हैं। ये सैन्य रूप का एक हिस्सा होता है। फिर देखिए एक योग दिवस 21 जून को मनाया जाता है। योग नगरी किसको कहा जाता है? ऋषिकेश एग्जाम में पूछ ले कि योग नगरी किसको कहा जाता है, तो ऋषिकेश को कहा जाता है। योग दिवस 21 जून को मनाया जाता है। फिर देखिए अगला चैप्टर हमारा बीजों का बिखरना, कि हमारे बीज कैसे बिखरते हैं और कैसे एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाते हैं। तो कुछ बीज क्या होते हैं? चटक कर जब पक जाते हैं क्या करते हैं? चटक। सरसों के देखिए कुछ बीज क्या होते हैं? सरसों के जैसे गोल गोल छोटे छोटे होते हैं, जैसे हरसिंगार के, गुल मेहंदी, सोयाबीन, ब्लासम, एरंड। तो ये सब क्या चटक कर मतलब फैल जाते हैं। ठीक है, अब देखिए और आगे देख लेते हैं। कुछ बीज क्या होते हैं? हवा में उड़कर, कुछ पानी से, कुछ जानवरों की सवारी से, कुछ पक्षियों द्वारा। तो हवा में उड़कर कैसे पड़ते? जो कपास का बीज हल्का होता है तो ये क्या हवा में उड़कर एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाता है, फैल जाता है। पानी से कमल और कुमुदनी, इसको याद रखिए। देखिए जब पानी में ही कमल कुमुदनी रहता है तो पानी से ही तो फैलेगा। जानवरों की सवारी, गोखरू का बीज जो गोलता होता है उस पर बहुत सारे कांटे लगे होते हैं, आप लोग बचपन में देखे रहे होंगे बहुत सारे। तो क्या है उसमें वो जानवर के ऊपर चिपक जाते हैं, इधर उधर से फैल जाते हैं। फिर पक्षियों द्वारा अमरूद, बरगद, पीपल। पक्षियों द्वारा जैसे देखिए क्या करते हैं, जैसे हमारे जो पक्षी होते हैं ये फल तो खा लेते हैं, तो फल को तो ये लोग पचा लेते हैं, बट जो अमरूद के बीज हो गए, पीपल के बीज, ये लोग पचा नहीं पाते। इसको जहाँ ये बीट करते हैं वहाँ पे फिर क्या होता है? नया पौधा उग जाता है। तो यहाँ से हमारा क्या अमरूद, बरगद, पीपल इत्यादि ये पक्षियों द्वारा फैलते हैं। फिर देखिए हमारा अगला इसमें चैप्टर दिया है ऐतिहासिक स्मारकों के बारे में। एक मिनट में इसको सेट कर दूँ, ठीक है। देखिए तो यहाँ पे नालंदा विश्वविद्यालय का मेंशन किया है। नालंदा विश्वविद्यालय, इसकी स्थापना किसने करवाया था? कुमारगुप्त ने करवाया था। कब करवाया था? 5वीं शताब्दी में करवाया था। ठीक है, नालंदा विश्वविद्यालय कुमारगुप्त ने। कुमारगुप्त कौन थे? गुप्त वंश के एक शासक थे। 5वीं शताब्दी में करवाए थे। यहाँ पे 10,000 से अधिक छात्र पढ़ते थे और 2,000 से अधिक शिक्षक थे। 8वीं से 12वीं शताब्दी तक इसका उत्कर्ष काल था। 12वीं शताब्दी में ह्वेनसांग चीनी यात्री आया था। देखिए ह्वेनसांग है से हर्षवर्धन, तो किसके शासनकाल में एग्जाम में पूछ लेता है किसके शासनकाल में आया था? हर्षवर्धन के शासनकाल में ह्वेनसांग आया था। और यह एक चीनी यात्री था, यह नालंदा विश्वविद्यालय में पढ़ाता था। ठीक है, पुस्तकालय क्षेत्र, यहाँ पे पुस्तकालय भी था। उस क्षेत्र को क्या कहा जाता था? धर्मगंज कहा जाता था। यहाँ पे 3 बड़े बड़े पुस्तकालय थे। उसमें कौन थे? रत्नदधि, रत्नरंजक, रत्नसागर। ये देखिए इंपॉर्टेंट, हमारे एग्जाम में पूछा भी है, ऐसे दे देगा। रत्नदधि क्या है? तो ये पुस्तकालय था। रत्नरंजक, रत्न सागर। देखिए फिर अगला है मोतिहारी के केसरिया में विश्व का सबसे ऊंचा बौद्ध स्तूप है। क्या मोतिहारी के केसरिया में विश्व, तो पूछ ले एग्जाम में हमारे, विश्व का सबसे ऊंचा बौद्ध स्तूप कहाँ पे है? तो कहाँ है? मोतिहारी के केसरिया में। ये कहाँ है? बिहार में है।
पटना का गोलघर 1786 में, पटना में क्या है, एक गोलघर बना गया है, बहुत बड़ा गोलघर बना है। इसका निर्माण 1786 में जॉर्ज गॉस्टिन ने करवाया था। किस लिए करवाया गया था? अनाज रखने के लिए। कब, क्या करने के लिए कराया गया था? अनाज रखने के लिए। किसने करवाया था? जॉर्ज गॉस्टिन ने। चलिए फिर आगे का चैप्टर हम लोग देख लेते हैं जल्दी से। देखिए फिर उसमें उसी के में दिया है जल मंदिर। जल मंदिर क्या कहाँ है? पावापुरी में है। और यह क्या है? महावीर जैन की समाधि है, जो हमारे 24वें तीर्थंकर थे। फिर विक्रमशिला विश्वविद्यालय का निर्माण किसने करवाया था? धर्मपाल ने करवाया था। ठीक है। फिर अगला चैप्टर है रास की जंग मलेरिया के संग। तो इसमें मलेरिया मच्छर के बारे में दिया गया है। मलेरिया मच्छर कैसे फैलता है, इसको हम कैसे साफ सफाई करें, ये सब के बारे में दिया गया है। और ये मलेरिया मच्छर, जो मलेरिया फैलता है किससे? मादा एनफ्लूएंजा मच्छर के काटने से फैलता है। इसको बताया किसने था? रोनाल्ड रॉस ने। ये कहाँ के थे? उत्तराखंड के। यूके से लिख दिए हैं तो इसको लंदन मत समझ लीजिएगा, यूके से क्या? उत्तराखंड है। ठीक है। ये रोनाल्ड रॉस ने किया था। और मलेरिया का इलाज कैसे किया जाता है? सिनकोना के छाल से, जिससे हमको कुनैन की प्राप्ति होती है, उसी से हमारा क्या मलेरिया, जो मलेरिया हमको होता है उसका दवा किया जाता है। ठीक है। फिर अगला चैप्टर क्या है? हमारी फसलें। कब बोया जाता है, कब काटा जाता है, ये एग्जाम में पूछ लेता है। तो हमारी फसलें कितने टाइम की होती है? तीन। तो एक जायद का होता है, एक खरीफ का होता है, एक रबी का होता है। तो देखिए JKR, तो जे से जायद, के से खरीफ, रे से रबी, इतना आप लोग याद करिए JKR। ठीक है। तो अब देखिए इसका मंथ भी इसी से रिलेट करिए। पहले मार्च अप्रैल आता है तो जायद होगा, फिर जून जुलाई आता है तो खरीफ होगा, फिर अक्टूबर नवंबर आता है तो रबी होगा। तो ठीक है, देखिए बोया कब जाता है? मार्च अप्रैल में। और उसके बाद खरीफ कब बोया जाता है? जून जुलाई में। रबी कब? अक्टूबर नवंबर में। और काटा तो देख, जब मार्च अप्रैल में काटा जाएगा तो जून में काट लिया जाएगा, जून जुलाई में तो ये नवंबर तक, अक्टूबर नवंबर में बोया जाएगा तो ये मार्च तक। इसको ग्रीष्म की फसलें कहा जाता है, इसको वर्षा की, इसको शीत की। अब देखिए जायद में हमारा खीरा, काकड़ इत्यादि आ जाता है। खरीफ में हमारा क्या आ जाता है? ये देखिए अभी धान वगैरह बैठा है ना, तो धान आ जाता है। रबी में क्या आ जाता है? गेहूँ, चना, मटर। ये देखिए हमारा इससे रिलेट करिए, ठंडी में ही तो हमारा चना और मटर होता है, तो ये क्या रबी की फसलें हो जाएंगी। ठीक है। फिर अगला हमारा चैप्टर है कि मैंने नक्शा बनाया। ठीक है। मैंने नक्शा बनाया में देखिए यहाँ पे बिहार का नक्शा दिया गया, उसमें कितने जिले हैं? 38 जिले हैं। तो उसमें दिया है बिहार का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? चंपारण है, पश्चिमी चंपारण है। ठीक है। अब देखिए एक यहाँ पे थोड़ा गलत हो गया है। फिर यहाँ पे देखिए एक चीज़ और पूछ लेता है कि बिहार का सबसे पूर्वी जिला कौन सा है, सबसे पश्चिमी जिला कौन सा है। और तो देखिए सबसे पूर्व में क्या था? किशनगंज था। पश्चिम में क्या था? इधर देखिए कैमूर, एकदम आगे तक बढ़ गया है तो क्या था? कैमूर था। उत्तर में क्या था? पश्चिमी चंपारण था। उत्तर में ऊपर की साइड में पश्चिमी चंपारण, और सबसे नीचे क्या था? गया था। ठीक है। अब फिर देखिए मान गए लोहा चैप्टर दिया गया है। इसमें विश्व विकलांगता दिवस के बारे में बताया, 3 दिसंबर 2012 का वहाँ पे टैग लगा है, 3 दिसंबर 2012 को। और उसके बाद देखिए विकलांगता में दिया था ब्रेल लिपि में कितने बिंदु होते हैं? 6 बिंदु। इसको आप लोग याद रखिएगा, एग्जाम में बहुत बार ये पूछा हुआ है कि कितने बिंदु का होता है। फिर हमारा अगला चैप्टर है जंतु जगत। इसमें देखिए जंतु जगत के में दिया है वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान। यह क्या है? बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है। इसका स्थापना कब किया गया था? 1978 में। कहा है? पश्चिमी चंपारण में। फिर उदयपुर वन्य जीव अभ्यारण्य, ये भी पश्चिमी चंपारण में है। फिर कांवर झील बेगूसराय में है। ये देखिए ये क्या है? बिहार का एकमात्र रामसर साइट है, तो इसको आप लोग याद करिए। बिहार का एकमात्र रामसर साइट क्या है? कांवर झील है। कहाँ पे है? बेगूसराय में है। गौतम बुद्ध अभ्यारण्य कहाँ पे है? देखिए गौतम से गया को रिलेट करिए तो गौतम बुद्ध अभ्यारण्य गया में है। विक्रमशिला पश्चिम बिहार कहाँ है? भागलपुर में है। गोगाबिल कहाँ पे है? कटिहार में। यहाँ पे 2 बार लिखा गया है। गोगाबिल कहाँ पे है? कटिहार में। फिर एक पूछता है बिहार का सबसे छोटा अभ्यारण्य कहाँ है? नागी डैम। बिहार का सबसे छोटा अभ्यारण्य कौन है? नागी डैम पश्चिम बिहार है। कहाँ पे है? जमुई में। ठीक है। इतना आप लोग देख लीजिए। देखिए ये इंपॉर्टेंट है तो एक बार इसको आप लोग अलग से तो पढ़िएगा, बट एक बार ये जो हमारे ईवीएस जो SCRT के ईवीएस में दिया गया है तो आप लोग इसको तो जरूर एक बार पढ़ लीजिएगा। ठीक है। अब देखिए अगला चैप्टर हमारा क्या दिया है? पानी और हम। अब देखिए ये हमारी पृथ्वी है। पृथ्वी पे क्या है? 29% भूमि है और 71% जल। अगर हमारा टोटल 100% पृथ्वी है तो उसमें 71% जल है और 29% भूमि है। अब देखिए जल, मान लीजिए हमारा जल कितना है? 100% जल है। तो उस 100% जल में ये हमारे SCRT पुस्तक में ऐसे ही पूरा दे दिया गया है। तो कितना? महासागर में 97%, बर्फ में 2%, भूमिगत जल में 0.6%, झील में 0.009%, स्थलीय समुद्र में 0.009%, नमकीन झील में 0। तो देखिए जो बड़ा है इसको याद करिए। सबसे महासागर में 97% है, बर्फ में 2% है, भूमिगत जल में 0.6% है, झील में 0.009%, और टोटल जब सबको हम जोड़ेंगे 100% हमारा आ जाएगा। ये देखिए फिर उसमें और मेंशन किया है बिहार में 2008 में क्या आया था? बाढ़ आया था। तो कहीं एग्जाम में ऐसे पूछ ले कि बिहार
बिहार में बाढ़ कब आया था, तो जो 2008 में बहुत भयंकर भीड़ मतलब बाढ़ आ गया था। ठीक है, कब आया था, 2008 में आया था। फिर अगला चैप्टर हमारा क्या है, सूरज एक काम अनेक। तो सूरज एक काम अनेक में क्या दिया है, सौर पट्टिका। सौर पट्टिका मतलब ये जो हमारा ये सोलर पैनल लगता है उसके बारे में दिया गया है। इसको कौन बनाया था, अलेक्जेंडर एडमंड ने। अलेक्जेंडर एडमंड ने इसका निर्माण किया था सौर पट्टिका का। ठीक है, एक कब हुआ था, 1873 में इन्होंने किया था। और देखिए इसमें दो चीज़ दिया है, प्राकृतिक संसाधन क्या होते हैं। तो हमारे देखिए कुछ प्राकृतिक संसाधन होते हैं, कुछ मानवीय संसाधन होते हैं। जो प्राकृतिक संसाधन वो दो प्रकार के होते हैं, नवीकरणीय, अनवीकरणीय। ये इंपॉर्टेंट है, हमारे एग्जाम में बहुत बार पूछता है कि नवीकरणीय स्रोत कौन से, अनवीकरणीय स्रोत कौन से। तो नवीकरणीय जो स्रोत हैं, सौर है, पवन है, जल है, ये क्या है, नवीकरणीय स्रोत है। ठीक है, इसको हम ये हमारा नष्ट होने वाला नहीं है, जैसे सौर, पवन, जल ये सब नष्ट होने वाला नहीं है। अनवीकरणीय स्रोत जैसे कोयला, पेट्रोलियम, ये इसका सीमित भंडार है। ये क्या है, असीमित है, इसका हम जितना मन कहे उतना यूज करें, सौर का, पवन का, जल का। ठीक है, अनवीकरणीय जैसे क्या है, एक सीमित रूप में है। ठीक है, सीमित अर्थात कम है, ये कुछ समय के बाद खत्म हो सकते हैं, जैसे कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, ये सब है अनवीकरणीय। इसको आप लोग ध्यान रखिएगा, एग्जाम में हमारे पूछ लेता है। ठीक है, उसके बाद हमारा हो गया। फिर हमारा एक चैप्टर दिया है हमारा जंगल। हमारा जंगल में एक टॉपिक इंपॉर्टेंट था, इसमें दिया है धरहरा की परंपरा। धरहरा की परंपरा ये कहाँ होता है, भागलपुर में है, नवगछिया एक गांव है। वहाँ पे क्या होता है, जब बेटी का जन्म होता है तो वहाँ पे क्या 10 पौधे लगाए जाते हैं। बेटियों के जन्म की खुशी में क्या 10 पौधे लगाए जाते हैं। ये सबसे अच्छा काम है, क्या है, धरहरा की परंपरा है। ठीक है, ये भागलपुर में है। फिर चलो सर्वे करें, एक हमारा चैप्टर था, चलो सर्वे करें। ईंधन का उपयोग के बारे में यहाँ पे किया गया था कि कोयला, देखिए तो उसमें दिया है कोयला गैस का सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ किया गया था, लंदन में किया गया था। किस लिए, सड़क की रोशनी, जो सड़क में वो रोशनी लाइट लगाया जाता है ना, सड़क की रोशनी के लिए कब किया गया था, प्रथम बार लंदन में किया गया था कोयला गैस का प्रयोग। विश्व का पहला तेल का कुआं कहाँ का है, पेंसिल्वेनिया अमेरिका में है। पेंसिल्वेनिया अमेरिका में इसका खोज किया गया था, विश्व का पहले तेल का कुआं। ठीक है, और उसके बाद भारत देखिए 1859 में। ठीक है, उसके बाद 1867 में असम के माकुम में, 1867 में असम के माकुम में। फिर देखिए फिर धीरे धीरे गुजरात में बॉम्बे हाई जो मुंबई में है, गोदावरी बेसिन, पिछड़ा बेसिन इत्यादि जगह पे फिर